गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये रिकॉर्डिंग मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा बाद वाला पोर्शन है। प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर अगर केवल प्रतिरोध है तो केवल प्रतिरोध होने से क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज समान कला में होते हैं। समान कला का मतलब यह है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होती है तो धारा भी मैक्सिमम हो जाती है, और जब वोल्टेज जीरो होती है तो धारा भी जीरो हो जाती है। फिर ये दूसरी तरफ को वोल्टेज मैक्सिमम हुई तो धारा भी मैक्सिमम हो गई, है ना। और प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर अगर केवल धारिता है यानी संधारित्र है तो क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज से हमेशा 90 डिग्री आगे रहती है, 90 डिग्री अग्रगामी होती है। और जो धारिता के कारण रुकावट है सर्किट की, उसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। इसका फॉर्मूला होता है एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी बराबर 1/2 पाई एफ सी, क्योंकि ओमेगा क्या है, कुंडली का कोणीय वेग है। और अगर सर्किट के अंदर प्रेरकत्व है, केवल कुंडली है, तो क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से हमेशा 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है, पीछे रहती है। और प्रेरकत्व के कारण धारा के मार्ग की रुकावट को हम बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। इसको एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सएल बराबर ओमेगा एल बराबर 2 पाई एफ एल। तो अगर हम धारा में वोल्टेज में ग्राफ खींचते हैं प्रतिरोध के लिए तो इस तरह का ग्राफ आता है? यानी V और I समान कला में है। यहाँ पे जो I है ये V से हमेशा 90 डिग्री अग्रगामी होती है। अगर वोल्टेज जीरो है तो धारा मैक्सिमम है, यहाँ पे वोल्टेज जो है मैक्सिमम होगी तो धारा जीरो हो गई। फिर ये दूसरी तरफ को होता है, ठीक है, धारा मैक्सिमम है, वोल्टेज जीरो है, यानी धारा जो है वो हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। यहाँ पे ये पश्चिमगामी होती है, ठीक है। जब ये वोल्टेज तुम्हारी मैक्सिमम है तो धारा हमारी जीरो है, यहाँ से शुरू होगी, फिर ये जीरो हो गई तो धारा मैक्सिमम हो गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बाद वाला पोर्शन है, रिकॉर्डिंग मेरे को दोबारा करनी पड़ रही है तो इसलिए ये थोड़ा सा बाद वाला पोर्शन है। तो चलिए ठीक है, ओके। अल्टरनेटिंग करंट,
तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने का? कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाया जाता है। जब हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाते हैं तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण एक प्रेरित धारा बहने लगती है। तो बेसिक प्रिंसिपल है कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाया जा सकता है। अब घुमाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं कुंडली को। इसको हम घर के अंदर जो है जनरेटर से घुमाते हैं, ठीक है ना। एक इंजन होता है, इंजन से घुमाते हैं कुंडली को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो फ्लक्स चेंज होने से क्या होता है, इसके अंदर एक वोल्टेज उत्पन्न होती है। या इसको जो है हम जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं या नहर पे पानी की जो पावर होती है उससे इसको कुंडली को घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। या इसको हम जो है हवा से भी घुमा सकते हैं, या इसको जो थर्मल रिएक्टर होते हैं तो उसके अंदर जो है कोयले से स्टीम बनाई जाती है और स्टीम से जो है बड़े बड़े टरबाइन चलाए जाते हैं। टरबाइन के अंदर ये कोयल होती है और कोयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हैं। ऐसे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं, है ना। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के अंदर क्या होता है, जो हमारी न्यूक्लियर पावर होती है उससे स्टीम बनाई जाती है और स्टीम से जो है ये टरबाइन चलाए जाते हैं, ठीक है ना। तो टरबाइन का एक पार्ट होता है ये कुंडली और मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाने से चुंबकीय फ्लक्स चेंज होता है और चुंबकीय फ्लक्स चेंज होने से इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी जो फैराडे के नियम है वो इसमें जो है सिद्धांत के रूप में काम करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है प्रत्यावर्ती जनित किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका जो है क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आप लोगों को आना चाहिए।
तो ये कुंडली है, इस तरीके से समझिए। मान लिया मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर की तरफ को है और ये कुंडली के अंदर इस तरीके से रखा हुआ है। कुंडली मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखी हुई है। तो इस समय थीटा बराबर कितना है, 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है और चुंबकीय और इसका जो अक्ष है उसकी डायरेक्शन भी ये है। अब यहाँ से इसको कुंडली को घुमाइए तो यहाँ पे तो थीटा बराबर 0 है। अभी ये यहाँ से ये इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो इसके अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स घटना शुरू हो गया, और जब फ्लक्स घटेगा तो वोल्टेज हमारी बढ़ेगी, क्योंकि फैराडे के नियम से E बराबर होता है -n d∅dt। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर का मतलब यह है कि फ्लक्स घटेगा तो वोल्टेज बढ़ेगी और फ्लक्स बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगी। तो यहाँ से यहाँ तक तो फ्लक्स हमारा घटता है तो वोल्टेज हमारी बढ़ती है, ठीक है। अब ये पोजीशन हो गई। अब इसके बाद फिर ये घूमेगा तो अब फ्लक्स जो है बढ़ना शुरू हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स बढ़ता है तो वोल्टेज हमारी घटती है, ठीक है। यहाँ थीटा 180 डिग्री हो गया। इसके बाद फिर आगे घुमाओ इसको तो यहाँ फिर फ्लक्स घटना शुरू हो गया तो वोल्टेज फिर बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। और ये इस तरीके से 360 डिग्री। तो फ्लक्स घटता है, कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स घटता है तो वोल्टेज हमारी बढ़ती है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक साइकिल है। हिंदुस्तान के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट हम यूज करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा यूज करते हैं, उसमें ऐसे 1 सेकेंड के अंदर 50 साइकिल्स होते हैं, 50 साइकिल पर सेकेंड। अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो है ये साइकिल अलग अलग होती है, आवृत्ति अलग अलग होती है। कुंडली को घुमाने की जो आवृत्ति होती है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, तो बेसिक प्रिंसिपल क्या हुआ, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने का। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाया जाता है। जब कुंडली को घुमाते हैं तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और अगर सर्किट क्लोज है तो प्रत्यावर्ती धारा बहेगी। समझ में आई बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम के लिए तैयार करिए। अभी वी हैव टू फाइंड आउट फॉर्मूला। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। ये शुरू में मैंने जो पढ़ाया है वो थोड़ा सा उसके आगे का था, क्योंकि वीडियो मेरे को दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, इसलिए उसको मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। पीडीएफ के अंदर आपको नोट्स मिलेंगे, तो यहीं से स्टार्ट है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण। तो फाई बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। ये इससे पहली यूनिट जो यूनिट 6 पढ़ी हमने, ये फॉर्मूला था उसके अंदर। चुंबकीय फ्लक्स कुंडली का कोणीय वेग होता है ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। ये फार्मूला पढ़ा होगा तुमने फर्स्ट ईयर में 11th क्लास के अंदर। कोणीय वेग होता है थीटा अपॉन टी। तो यहाँ से थीटा बराबर हो गया ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ थीटा की जगह हमने ओमेगा टी रख दिया। इसको डिफरेंशिएट करिए।
कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होता है साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होता है ओमेगा, है ना। तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हो गई ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है, मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। फैराडे के नियम से जो प्रेरित विद्युत वाहकबल होता है ये होता है माइनस के एन डी फाई अपॉन डी टी। E0 बड़ा होता है एन बी ए ओमेगा। एन बी ए ओमेगा की जगह हमने क्या रखा, E0, ठीक है। तो E0 का मतलब है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान। ऐसे ये वोल्टेज है तो ये इसका शिखर मान है, पीक वैल्यू, ठीक है। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये पूरा एक क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती जनित्र किस तरीके से जो है उसकी रचना है, किस सिद्धांत पर वो काम करता है, और ये फर्क है। तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस यही है कि इसको जो है आप हाथ के हाथ तैयार कर लें, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के शिखर मान व वर्ग माध्य मूल मान में संबंध। तो ये संबंध होता है V0 बराबर √2 VRMS, यानी जो माध्य मान है उसको हम अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे को पीक वैल्यू मिल जाती है, शिखर मान मिल जाता है।
I0 बराबर √2 IRMS। तो ये दोनों वैल्यूज जो है पूरे एक साइकिल के लिए हैं। यहां से यहां तक एक साइकिल है, ठीक है। तो यहां से यहां तक एक साइकिल है और यहां से यहां तक जो है आधा साइकिल है। अब आधे साइकिल के लिए क्या वैल्यू होती है? जो हमारी VRMS है, VRMS का मतलब है वर्ग माध्य मूल, है ना। तो वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध होता है 2V0 बराबर पाई VRMS। यानी जो औसत मान है उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, जो शिखर मान है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आधे साइकिल के लिए है। और धारा के लिए रिलेशन हो गई 2I0 बराबर पाई IRMS। तो वोल्टेज के लिए इक्वेशन होती है और धारा के लिए इक्वेशन। तो इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो ये रिलेशन तुम्हारे को पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रतिघात, इसको बोलते हैं इंडक्टेंस। तो प्रतिघात का मतलब है कि अगर प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट धारिता के कारण है या प्रेरक के कारण है तो उसको प्रतिघात बोलते हैं। अगर धारिता के कारण है तो उसको धारितीय प्रतिघात बोलेंगे। धारितीय प्रतिघात, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव कैपेसिटिव इंडक्टेंस। XC बराबर XC बराबर 1/ωc बराबर 1/2πfc। तो अगर प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट कुंडली के कारण है यानी प्रेरक के कारण है तो उसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। अगर धारिता के कारण है तो धारितीय प्रतिघात, कुंडली के कारण है तो प्रेरण प्रतिघात। इसका फॉर्मूला होता है XC बराबर 1/ωc बराबर 1/2πfc। इसका फार्मूला होता है XL बराबर ωL बराबर 2πf है ना। तो जैसे प्रतिरोध रुकावट डालता है धारा के मार्ग में, ऐसे ये भी रुकावट डालते हैं। तो अगर धारितीय प्रतिघात है तो उसके कारण जो रुकावट होती है उसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। और प्रेरण प्रतिघात का मतलब है कुंडली के कारण रुकावट।
ठीक है, इसका फार्मूला हो गया एक्सएल बराबर ओमेगा एल बराबर 2 पाई एफ। ठीक है, इसके बाद का जो था वो मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, बताया था क्या है इसमें। ठीक है, तो आप लोग समझिए, इसको करिए। और एक छोटी सी बात, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, है ना। तो अगर प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट आर के कारण, एल के कारण और सी के कारण, आर का मतलब प्रतिरोध, एल का मतलब प्रेरक, सी का मतलब है धारिता, इनके कारण संयुक्त रूप से हो, तो उस रुकावट को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। तो अगर धारिता के कारण रुकावट है, धारितीय प्रतिघात बोलते हैं। कुंडली के कारण है, उसको प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं। और आर एल सी तीनों के कारण संयुक्त रूप से है, तो उसको बोलते हैं प्रतिबाधा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये मैंने उसके अंदर अपने जो नोट्स हैं पीडीएफ के रूप में आपको मिलेंगे, उसमें मैंने उनको लिख भी दिया है, तो आप इनको समझिए और साथ के साथ इसको एग्जाम के लिए तैयार करिए। ओके, और कोई इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको टाइप करें, टाइप करने में हो सकता है आपको दिक्कत आती हो, तो आप उसको सिंपली एक पेपर के ऊपर अपनी जो प्रॉब्लम है उसको लिखिए, या कोई भी आपकी एडवाइस है, सुझाव है, उसको लिखिए और उसको फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप के ऊपर आप उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड डे।